नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अपने अगले टॉपिक वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विषय में विस्तार से जानेंगे कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या क्या जानकारियाँ दी हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने बताया है कि एक समय में केवल एक पैंथलासा और पैंजिया और पैंथलासा नामक स्थलखंड और जलमंडल था। तो पैंजिया को स्थलखंड यानी कि आज के जितने भी महाद्वीप हैं उनको मिला दिया जाए तो एक पैंजिया नामक स्थलखंड था और सभी महासागरों को मिलाकर एक पैंथलासा नामक जलमंडल था। इसके बारे में वेगनर महोदय ने हमें बताया है और कैसे उन्होंने बताया है कि सियाल जो है सीमा के ऊपर चलायमान है, यानी स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर मूवेबल है। तो इन सब विषयों पर उन्होंने शोध किया और हमें बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ है। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि हमें लगता है कि ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग कैसे पर्वत निर्माण होता है, वलन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, और भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही जुड़े हुए हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को विस्तार से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण थ्योरी समझना आवश्यक है, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, जिनमें से एक यह है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत उसमें है संवहन धारा सिद्धांत और तीसरा है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। तो इन तीनों सिद्धांतों को जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आएगी। तो अभी जो है देखते हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो वेगनर एक जो है जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे। वेगनर कौन थे? जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे। जर्मनी के एक मौसम वैज्ञानिक थे जो अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन, जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में जलवायु परिवर्तन हुए हैं, उनके विषय में गहराई से अध्ययन कर रहे थे। तो अपने अध्ययन करने के दौरान पृथ्वी की सतह पर जो अतीत में जलवायु परिवर्तन हुए हैं उन्हीं का गहराई से अध्ययन कर रहे थे और उन्हीं अध्ययन के दौरान इन्होंने 2-3 बातें नोटिस की। और उन 2-3 बातों से इनके मन में कुछ प्रश्न उठे और उन्हीं प्रश्नों के जवाब स्वरूप यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सामने आया है। तो देख लेते हैं कि पहले उनके मन में डाउट्स क्या आए थे और वो 2 बातें क्या थीं। तो उन्होंने अपने जलवायु परिवर्तन के शोध के दौरान देखा कि वर्तमान में जो पृथ्वी का स्वरूप है, मान लीजिए एक छोटा सा एक विश्व मैप बनाते हैं। ऐसे करके मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है नहीं, लेकिन बस मान लीजिए, और ऐसा कुछ दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से यह यूरोप और एशिया वाला भाग, भारत, चीन होते हुए यूरेशिया का पूरा हिस्सा, और यहाँ पर हम लोग को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिखेगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट थोड़ा सा कम से कम अफ्रीका जैसा लगे तो ठीक है, बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। ऐसा ही कुछ, और यहाँ पर आपको
ऑस्ट्रेलिया, बड़े से हिस्से पर ऑस्ट्रेलिया, और नीचे आपको अटलांटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप दिखेगा। तो वेगनर ने क्या पाया, उस पर आते हैं। ग्राफ जैसा भी है, बस मान लीजिए कि यह एक विश्व मैप है। वेगनर ने यह कहा कि उसने जो नोटिस किया कि यहाँ ऊपरी अक्षांश में, ऊपरी अक्षांश मतलब क्या, यह जो है यह विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। यह जो है यह विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। ये थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ से विषुवत रेखा आएगी, अफ्रीका और ऊपर जाएगा। इसको एक बार रियल मैप में आपको दिखा देंगे कि कैसा है। तो यहाँ से विषुवत रेखा जाएगी। विषुवत रेखा चूँकि 0 डिग्री अक्षांश होती है और उसके 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश, यह जो है ग्रीष्म या गर्म जलवायु वाले प्रदेश माना जाता है, जिनको उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं वह डायरेक्ट पड़ती हैं कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में। तो कर्क रेखा यानी इस एरिया से लेकर और मकर रेखा यानी इस एरिया तक जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, समय के साथ फ्लक्चुएट होते हुए डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यह जो एरिया है यूरोप का, यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, यह क्या है, ठंडे प्रदेश हैं, उच्च अक्षांशों पर स्थित, ध्रुवों के पास, ध्रुवों से नज़दीक हैं, यह ठंडे प्रदेश हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कोयले का भंडार मिला, कोयला भंडार। यह वेगनर जो नोटिस किया वो बात हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले उसने नोटिस किया कि उच्च अक्षांशों में, ठंडे प्रदेशों में कोयले के भंडार मिल रहे हैं। फिर उसने देखा कि ब्राज़ील, अफ्रीका, भारत का दक्षिणी भाग जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसको जो है थोड़ा बड़ा लिखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, ये ब्राज़ील, ये अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया का यह उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, यह क्या है, गर्म प्रदेश है। यह जो है गर्म प्रदेश है। और यहाँ क्या मिल रहा है, हिम निक्षेप। तो जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर हिम निक्षेप मिल रहे हैं। अफ्रीका में मिल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, यह गर्म प्रदेश हैं। और यहाँ पर हिम निक्षेप मिल रहा है। कब? कार्बोनिफेरस युग के समय का, कार्बोनिफेरस युग के समय का हिम निक्षेप अभी तक मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी एक समय में, किसी एक कालखंड में, कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में यहाँ पर जो है गर्म प्रदेश नहीं था। यहाँ पर क्या नहीं था, यह एक गर्म प्रदेश ना होकर ठंडा प्रदेश था। तभी यहाँ पर हिम निक्षेप यानी कि बर्फ़ जमने के जो है सबूत अभी तक मिल रहे हैं। और ये जबकि एक गर्म प्रदेश, ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर कोयला भंडार मिल रहे हैं। तो वेगनर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ठंडे प्रदेशों में जो है कोयला भंडार मिल रहे हैं और गर्म प्रदेशों में हिम निक्षेप मिल रहे हैं। तो वेगनर के मन में दो संभावनाएं आई, दो संभावनाएं हो सकती हैं। वह संभावनाएं क्या क्या हैं? पहली संभावना यह है कि स्थलखंड जो है
जो स्थलखंड हैं वह अस्थाई हो। पहली संभावना क्या है कि स्थलखंड अस्थाई हो, जो आज दिख रहे हैं हमें, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो आज हमें यह दिख रहे हैं, ऐसे ही यह उस समय में भी रहे हों, जब कार्बोनिफेरस युग का समय था उस समय में भी रहे हों। तब हुआ क्या होगा कि ये जो जलवायु कटिबंध हैं उनमें परिवर्तन हुआ होगा कि यहाँ पर जो आज हमें गर्म प्रदेश दिख रहे हैं यह उस समय जो है ठंडे प्रदेश रहे हों, जहाँ हम लोग ये ठंडे प्रदेश देख रहे हैं वहाँ यह उस समय गर्म प्रदेश रहे हों। तो पहला पॉसिबिलिटी ये थी उसके मन में कि स्थलखंड जो है वह स्थायी हों। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोगों के कमेंट आए थे कि बड़ा लिखिए। स्थलखंड अस्थाई होंगे। पहला पॉसिबिलिटी है कि स्थलखंड अस्थाई होंगे, तो क्या होगा, जो जलवायु कटिबंध हैं वह चलायमान होंगे या स्थानांतरण होगा उनका, या गतिमान होंगे। जलवायु कटिबंध स्थलखंड स्थायी होंगे तो क्या होगा, जलवायु कटिबंध जो है वह गतिमान होंगे। गतिमान होंगे या स्थानांतरित होंगे। तो स्थलखंड जब स्थायी होंगे तो जलवायु कटिबंध क्या होंगे, गतिमान होंगे या स्थानांतरित होंगे। यानी कि जलवायु कटिबंध यानी कि ये जो गर्म प्रदेश की ये जलवायु है, यह कटिबंध कभी नीचे आ जाए, जो ठंडे प्रदेश वाला जलवायु है वह और नीचे आ जाए, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ गर्म प्रदेश हो जाए, जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ ठंडा प्रदेश हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। यानी जलवायु कटिबंध ही जो है फ्लक्चुएट कर जाए, और उस वजह से कभी वहाँ पे जहाँ गर्म आज कोयला है वहाँ पे कभी बर्फ़ दिखे, जहाँ आज बर्फ़ दिख रहा है वहाँ पे कभी कोयला दिखे, ऐसा चीज़ें होती रहें। तो एक तो संभावना यह बनी थी उसके माइंड में, वेगनर के माइंड में। और दूसरी संभावना यह थी कि जलवायु कटिबंध जो है जलवायु कटिबंध अगर स्थायी होंगे, जलवायु कटिबंध अगर स्थायी होंगे तो क्या होगा, स्थलखंड चलायमान होंगे। स्थलखंड गतिमान होंगे। तो दूसरी संभावना में जो दिख रहा है हमें कि अगर जलवायु कटिबंध स्थायी होंगे तो स्थलखंड क्या होंगे, गतिमान होंगे। वेगनर के दिमाग में ये दो पॉसिबिलिटी आई। अब वेगनर ने दोनों ही पॉसिबिलिटी पर अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो वेगनर ने जो पाया कि यह जो पहली पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर उसे कोई प्रमाण नहीं मिला। पहली पॉसिबिलिटी पर उसको कोई भी प्रमाण नहीं मिला। स्थलखंड स्थायी होंगे
तो जलवायु कटिबंध गतिमान या स्थानांतरित होते रहेंगे। इस पॉसिबिलिटी पर वेगनर को कोई प्रमाण, ठोस प्रमाण नहीं हाथ लगा। लेकिन इस पॉसिबिलिटी पर, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, जलवायु कटिबंध स्थायी होंगे तो स्थलखंड गतिमान होंगे, इस पर उसे कई चीज़ें उपलब्ध होनी शुरू हो गई। तो उसने जो जो चीज़ें प्राप्त की उसको देखते हैं, उसने क्या बताया उन चीज़ों के बारे में। सेकंड पॉसिबिलिटी पर वेगनर ने क्या क्या बताया है उसको देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो सबूतों के अभाव में पहले ही खारिज हो गई। वेगनर ने जो दूसरी पॉसिबिलिटी बताई, दूसरी पॉसिबिलिटी पर जब अध्ययन किया तो उसने पाया कि कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में, जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में यह एक ही स्थलखंड पृथ्वी पर उपलब्ध था और इसके बीच में हल्का सा ये पूरी पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसको नाम दिया वेगनर ने, ये जो स्थलखंड है, ये पूरा स्थलखंड था उस समय कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में। और इसका नाम दिया गया पैंजिया। इस स्थलखंड का नाम दिया गया पैंजिया। और यह जो जलमंडल था, यानी इस स्थलखंड के बाहर पृथ्वी पर जो पूरा आपको दिख रहा है, यह उस समय क्या था, जलमंडल था। यानी यह पूरा एक सिर्फ जल ही जल यहाँ पर उपस्थित था। इसका नाम जो है वेगनर ने दिया कि यह पैंथालासा, यानी कार्बोनिफेरस युग के प्रारंभ में यह एक ही स्थलखंड था जिसको पैंजिया कहा गया और उसके आसपास, उसके बाहरी एरिया में केवल जल ही जल था, एक ही महासागर जिसको पैंथालासा कहा गया। और पैंजिया के बीच में यह छोटा था जल का एक भाग था जिसको टेथिस सागर कहा गया। सॉरी, तो यह वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में यह पूरा एक जलमंडल था, इसके बीचों बीच केवल एक ही स्थलमंडल था जिसको हम लोगों ने पैंजिया कहा, और पैंजिया के बाहर पैंथालासा जलमंडल, और पैंजिया के अंदर ये छोटा सा हिस्सा जल का एक रेखीय रूप में छोटा सा हिस्सा था जिसको टेथिस सागर नाम दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे कार्बोनिफेरस युग से युग आगे बढ़ता गया और जुरासिक युग में जब प्रवेश किए, जब ये पूरा स्ट्रक्चर जुरासिक युग में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि यह जो पैंजिया है इसमें विखंडन शुरू हो जाता है। पैंजिया में विखंडन शुरू हो जाता है कब, कार्बोनिफेरस युग के अंत में। कार्बोनिफेरस युग के अंत में पैंजिया में विखंडन शुरू हो जाता है और जुरासिक युग आते आते जो इसके खंड हैं, यानी कि पैंजिया का जो खंड है उसमें भी अन्य खंड बनने लगते हैं। कब, जुरासिक युग में। तो अभी तक वेगनर ने क्या बताया कि एक जो है
जलमंडल जिसका नाम पैंथलासा था, एक जो है स्थल मंडल जिसका नाम पैंजिया था, और पैंजिया के अंदर एक छोटा सा जल का हिस्सा जिसको टेथिस सागर नाम दिया गया था। अब जो है होता क्या है, कार्बोनिफेरस युग के अंत में आते आते यही टेथिस सागर से जो है इसमें विखंडन शुरू हो जाता है। विखंडन क्यों शुरू होता है? अब प्रश्न यह है कि यह विखंडन होता क्यों है? होता इसलिए है कि ये जो स्थल मंडल है, यानी स्थल मंडल के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम के जो भाग हैं वह स्थल मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, तो सियाल जो है वह सीमा पर तैर रहा है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी सियाल जो है और सिलिका और सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसका जो घनत्व होगा वह कम होगा। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो यह क्या हो रहा है, यह इसके ऊपर तैर रहा है, यानी स्थल मंडल का सियाल वाला हिस्सा स्थल मंडल के सीमा वाले हिस्से पर तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? क्योंकि सियाल का घनत्व जो है वह कम है। तो जब सियाल का घनत्व, उसके बाद जब चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी के अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके अंदर जो है विखंडन शुरू हो जाता है। तो कारण आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर विखंडन क्यों शुरू होता है। तो विखंडन इसलिए शुरू होता है क्योंकि सीमा जो है, जो पूर्णतः ठोस नहीं है, उसके ऊपर जो है सियाल कम घनत्व होने के कारण तैर रहा है। यानी कि जो भूपर्पटी है, यह भूपर्पटी जो आपको दिख रही है, आज का जो वर्ल्ड मैप है उसको इमेजिन ना करते हुए इस मैप को एक बार देखेंगे कि सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वह एक ही स्ट्रक्चर में कंबाइंड हो गए हैं, जिसको पैंजिया कहा गया। और पैंजिया जो है, पैंजिया का जो हिस्सा है ऊपरी भूपर्पटी, वह सियाल और सीमा से बना हुआ है। तो सियाल जो ऊपर भूपर्पटी का भी जो सबसे ऊपरी भाग है वह सियाल है। तो सियाल क्या है? सियाल का सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ, और इसका घनत्व जो है सीमा की तुलना में कम है, इसलिए सियाल जो है वह सीमा के ऊपर तैर रहा है। क्यों? क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम है, इसलिए सियाल जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो जब सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है और उसके सियाल के ऊपर दो बल लग रहे हैं, कौन कौन से? एक तो जो है चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है, और दूसरा पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इन दो बलों के कारण जो ऊपरी सियाल वाला पार्ट है उसमें क्रैक पड़ गया। इन दो बलों के कारण ऊपरी सियाल वाले भाग में क्रैक पड़ गया, और क्रैक पड़ा यहीं टेथिस सागर के आसपास। तो ये हिस्सा अलग हो गया और यह हिस्सा अलग हो गया। तो ये जो यहाँ से क्रैक पड़ा और उत्तरी हिस्सा जो अलग हुआ उसका अलग नाम हुआ, और दक्षिणी हिस्से को अलग नाम दिया गया। तो इसका नामकरण एक बार देख लेते हैं। इसको कहा गया उत्तरी हिस्से को अंगारा लैंड, और दक्षिणी हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो पैंजिया का जब विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस युग के अंत में, पैंजिया का विखंडन कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग के अंत में पैंजिया का विखंडन होता है दो हिस्सों में। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को ही लॉरेंसिया भी कहते हैं। यह भी इसका एक नाम है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यह दोनों अलग हो गए। तो वेगनर ने बताया कि
कार्बोनिफेरस युग के अंत में पैंजिया का विखंडन हुआ। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा था उसमें विखंडन हो जाता है, और उस विखंडन होने से इसके दो भाग बन जाते हैं। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, जिसको लॉरेंसिया भी कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब जो है समय कालखंड जो है धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, जब कालखंड जुरासिक युग में पहुंचता है, कालखंड जब जुरासिक युग में पहुंचता है तब क्या होता है कि ये जो अलग अलग खंड है, अर्थात यहाँ पे अगर देखें छोटे से मैप में, तो यह जो हिस्सा है पहला अलग हुआ और यह हिस्सा यहाँ अलग हुआ। तो ये क्या है? यह है अंगारा लैंड और यह है गोंडवाना लैंड। तो अब जुरासिक युग में क्या होगा कि अंगारा लैंड का भी विखंडन शुरू हो जाएगा और गोंडवाना लैंड का भी विखंडन शुरू हो जाएगा। कारण क्या है? कारण वही है, यह स्थलखंड बड़ा है और यह भी स्थलखंड बहुत बड़ा है। अभी इस स्थलखंड में कौन कौन से हिस्से आएंगे, इसमें कौन कौन से हिस्से आएंगे, वो अभी बताते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि इतने बड़े स्थलखंड पर जब चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और यह पृथ्वी जो है राउंड राउंड घूम रही है, तो इसमें अपने आप विखंडन आ जाएगा। क्यों आएगा, इसको ज़रा एक बार प्रैक्टिकली हम लोग समझ भी सकते हैं। वैसे दिन करने में बड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा पृथ्वी है, ये कैसे अपने टूट सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को एक बार जो थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर एक बड़ा सा एक परात ले लीजिए, और परात ना लीजिए, किसी भी एक बड़े बर्तन में पानी भर लीजिए और उसमें एक रोटी का पूरी की पूरी गोल रोटी उसमें जो है डाल दीजिए। 2-3 घंटे के लिए वो रोटी छोड़ दीजिए। उसमें क्या होगा कि पानी जैसे जैसे उस रोटी में भिनता जाएगा, उस रोटी के अंदर आता जाएगा, वह रोटी एकदम मुलायम हो जाएगी कुछ समय के बाद। और रोटी जब मुलायम हो जाएगी उसके बाद आप पानी को शेक करेंगे या फिर थोड़ा सा घुमाएंगे तो उस रोटी में क्रैक्स पड़ने लगेंगे। वो पड़ने ही लगेंगे। थोड़ा समय कम ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है कि किसी में समय कम लग जाए, किसी में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, किसी में 4 घंटे में हो जाए, किसी में 10 घंटे में हो, किसी में 12 घंटे में हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो ऐसा नहीं है कि ये जो घटनाएं हम बता रहे हैं यह केवल 2-4 दिन की घटनाएं हैं। ये लाखों करोड़ों वर्षों में जो है ये चीज़ें घटी हैं कि पैंजिया का विखंडन हुआ, फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना, फिर जुरासिक काल में कई हजारों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड का भी अपना विखंडन हुआ, गोंडवाना लैंड का भी अपना विखंडन हुआ, और इन दोनों के विखंडन होने से अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। वो कैसे बने वह भी बताते हैं आपको। तो रोटी के टुकड़े को पानी में रखकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ काफ़ी समय से किसी चीज़ पर तैर रही हो, कोई भी एक प्लेट टाइप का अगर चीज़ है जिसमें पानी अंदर जा सकता है, वो तैर रही हो, तो उसमें शेक करने पर क्रैक आ ही जाते हैं। तो उसी तरह से इसको भी समझा जा सकता है कि इसको मान लीजिए कि रोटी का टुकड़ा है और यह एक बड़ा सा टब है जिसमें हमने इसको डाल दिया है। अब इस पर जो है चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है और काफ़ी समय से, ये लाखों करोड़ों वर्षों से ये रोटी का टुकड़ा जो है इस टब में रखा हुआ है। अब यह अंदर अंदर बिल्कुल मॉइस्चराइज हो चुका है, बिल्कुल भिन चुका है। अब इस पर जो है चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है और पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। तो ऊपर से चंद्रमा का आकर्षण बल और नीचे से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और इन दोनों के साथ पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर घूम भी रही है सूर्य का चक्कर लगाते हुए। तो क्या होगा, इसमें विखंडन होना तय है। उसी विखंडन के कारण क्या होता है कि इसमें क्रैक्स पड़ता है और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो आपको स्थलखंड दिखते हैं, जो यहाँ दिख रहे हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो टेथिस सागर है वह भी आपको यहाँ पे दिख रही है। टेथिस सागर का ये हिस्सा आपको दिख रहा है। अब क्या हुआ कि जुरासिक, जब ये स्थलखंड सेपरेट हो गए और कहाँ पहुँच गए, जुरासिक कालखंड में। तो जुरासिक कालखंड में क्या हुआ कि अंगारा लैंड का भी अपना अपना विखंडन हुआ। इसके कुछ हिस्से यहाँ से टूट के क्रैक होके अलग हो गए, कुछ एक हिस्से इधर से क्रैक होके अलग हो गए। समझ रहे हैं? यहाँ से एक और हिस्सा टूट के अलग हो गया।
इसी तरह गोंडवाना लैंड का भी खंडन हुआ, तो यहाँ से ये हिस्सा टूट के अलग हो गया, इधर से एक हिस्सा टूट के अलग हुआ, नीचे से एक हिस्सा टूट के अलग हुआ, यहाँ से एक हिस्सा टूट के अलग हुआ। और ये चीज़ें अलग होकर कैसे बनी उसको ज़रा एक बार वर्ल्ड मैप के साथ देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि अंगारा लैंड से क्या क्या बना। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, यह पूरा जो है अंगारा लैंड ले गया, यह पूरा हिस्सा अंगारा लैंड ले गया। इधर देखिए दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका से ही थोड़ा सा कट के इधर जो है भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा गया, और इधर कट के जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय भारत दोनों अलग होते हुए अलग अलग हो गए। ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा सा साउथ में आ गया और प्रायद्वीपीय भारत जाकर यूरेशिया वाले कालखंड में, यहाँ से छोटा सा इसका टुकड़ा जो है जाकर इस वाले कालखंड, इस खंड में यूरेशिया में जाकर मिल गया। यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा मेडागास्कर के रूप में अलग हुआ, और यहीं से अटलांटिक कह रहे हैं सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप अस्तित्व में आया। तो इसको हम लोग विश्व मैप में देख सकते हैं कि कैसे यह उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया का यह पूरा हिस्सा, यह क्या थे, जो ऊपर के हिस्से हैं यह अंगारा लैंड के ये भाग थे, और नीचे के हिस्से ये क्या कहते हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सब क्या थे, गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो ये बिल्कुल अलग अलग हो गए कब, जुरासिक युग के शुरुआत में। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने, यही चीज़ें वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया। तो अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने ऐसा बता तो दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन लोगों ने प्रश्न किया कि आपके पास प्रमाण क्या है, आखिर हम कैसे मान लें कि एक समय में ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वह एक ही थे, ऐसा हम कैसे मान लें। तो वेगनर ने कुछ तथ्य और प्रमाण भी दिए अपनी बातों को साबित करने के लिए, जो कि तार्किक भी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात कह गया वेगनर, उसकी बातें तार्किक भी नज़र आती हैं। तो उसने जो प्रमाण दिए हैं उसको भी देख लेते हैं कि वेगनर ने प्रमाण क्या दिया अपने बातों को सही बताने के लिए, सही साबित करने के लिए उसने क्या प्रमाण दिया। तो वेगनर ने सबसे पहले बताया कि जब हम विश्व मानचित्र को ध्यान से देखते हैं, यानी कि मान लीजिए यह उत्तरी अमेरिका, सॉरी लग ही नहीं रहा है उत्तरी अमेरिका है, थोड़ा सा लगना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका है। अभी भी नहीं लग रहा है। यहाँ से ये मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका है, और यहीं से जुड़ा हुआ यह दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ से जो है ये यूरेशिया का भाग, और यहाँ से जो है अफ्रीका, और इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया। ये मान लीजिए कि विश्व मानचित्र है, मोटी मोटा ऐसा है नहीं, लेकिन मान लीजिए बस थोड़ी देर के लिए सॉरी कि यह विश्व मानचित्र है। तो यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो है अंटार्कटिका। तो वेगनर ने बताया कि
पहला प्रमाण दिया कि स्थल खंडों का जरा एक बार स्वरूप देखिए। जब हम लोग अगर उत्तरी अमेरिका को यूरोप के साथ जोड़ दें, जैसे कुछ गेम होते हैं ना, इसको उधर स्लाइड करो, उसको उधर स्लाइड करो और जोड़कर जो है एक मैचिंग बनाओ, तो उससे जो है पॉइंट मिलते हैं। तो वैसे ही अगर ये गेमिंग की तरह देखा जाए कि ये कुछ स्ट्रक्चर हैं और इनको आपस में जो है मिलाना है, तो बड़े आराम से ऐसा लगता है कि उत्तरी अमेरिका को अगर यूरोप के साथ मिलाया जाए तो बिल्कुल जाकर फिट बैठ जाएगा। वैसे ही अगर दक्षिण अमेरिका को यहाँ अफ्रीका में ले जाकर फिट किया जाए तो बिल्कुल जाकर ये उभरा हुआ हिस्सा ब्राज़ील का और यहाँ ये दबा हुआ हिस्सा ये जाकर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और ये प्रायद्वीपीय भारत को अगर जोड़कर यहाँ लाया जाए तो मेडागास्कर, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा मेडागास्कर का है, तो इन तीनों को जोड़कर अगर अफ्रीका के साथ फिट किया जाए तो यह फिट हो जाएगा और इनको आपस में फिट किया जा सकता है। तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा पूरा, वही कौन सा, पैंजिया का। पैंजिया क्या था, इन सभी जो महाद्वीप हैं ये सब जुड़कर एक अपने आप में भौगोलिक खंड थे, एक ही भौगोलिक खंड था जिसको पैंजिया कहा गया था। तो पैंजिया से ही टूट कर ये अलग अलग महाद्वीप बने। अब इनको आप अगर वापस गेम की तरह जोड़ दिया जाए तो एक पैंजिया हमें मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आएगा, एक बार अगर इसमें देख लिया जाए जो वास्तव में विश्व का मैप है तो ज़्यादा ध्यान से समझ में आएगा कि ये देखिए दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप जो है वह अफ्रीका में जाकर बिल्कुल फिट बैठ सकता है। ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, इनको अगर यहाँ फिट किया जाए तो यह यूरोप में आकर बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। यह जो है ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, इनको जोड़कर नीचे मेडागास्कर के साथ जो है दक्षिण अफ्रीका के आसपास यहाँ पर फिट किया जा सकता है। तो ये सभी को जोड़कर एक पैंजिया बनाया जा सकता है। ऐसा वेगनर ने बताया कि अगर स्थल खंडों का स्वरूप जो है ध्यान से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह एक दूसरे से अलग हुए हैं। यह तो पहला प्रमाण उसका था। स्थल खंड का स्वरूप। दूसरा प्रमाण उसने दिया, उसने अध्ययन किया कि यहाँ ब्राज़ील के तटीय भागों में कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों का उसने अध्ययन किया और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे भी कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों का भी उसने अध्ययन किया। इन चट्टानों का अध्ययन करने पर वेगनर ने पाया कि इन चट्टानों की जो कालखंड है, इनकी जो आयु है, जो कालखंड है इनका, वह समान है। यानी जिस कालखंड में ब्राज़ील के तटीय भाग के चट्टान हैं, जिस कालखंड के, उसी कालखंड के जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट के जो चट्टान हैं उनका कालखंड और ब्राज़ील के इन चट्टानों का कालखंड समान है। तो चट्टानों के कालखंड, दूसरा प्रमाण उसने दिया कि पूरा लिख देते हैं। ब्राज़ील के तटीय भाग ब्राज़ील के तटीय भाग में उपस्थित चट्टान और अफ्रीका के पश्चिमी
अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर उपस्थित चट्टानों का कालखंड समान है। अब वो कालखंड कितना है? करीब करीब 200 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी ये भी 200 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं और ये भी 200 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। इससे वेगनर ने यह सिद्धांत दिया कि यदि अगर दोनों जो है कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में एक साथ चूके थे, यह दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वह अफ्रीका के इस हिस्से से जुड़ा हुआ था। कब? कार्बोनिफेरस युग के प्रारंभ में। और उससे अलग होने के कारण यहाँ के चट्टानों की जो आयु है वही आयु यहाँ के चट्टानों की भी है। यह उसने दूसरा प्रमाण दिया। और तीसरा प्रमाण जो दिया वह कुछ जीवाश्मों के संदर्भ में दिया कि कुछ ऐसे जीवाश्म हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में होने के बावजूद एक ही हैं। जैसे एक लैमूर के जीवाश्म की बात आती है, ये लैमूर है, वो सैफीना वाला तैमूर नहीं है। लैमूर के जीवाश्म की बात आती है। तीसरा प्रमाण जो दिया उसने लैमूर के जीवाश्म कहाँ कहाँ मिले? प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर। प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका। इन हिस्सों में जो है लैमूर के जीवाश्म मिले। तो प्रायद्वीपीय भारत कहाँ है? इस एरिया में। मेडागास्कर और अफ्रीका, इन तीनों को मिलाकर जो है लैमूर के जीवाश्म जो है इन तीनों ही भागों में, महाद्वीपों के इन तीनों भागों में मिले हैं। तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि यह तीनों हिस्से जो है एक किसी कालखंड में, कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में, यह एक ही भूखंड के भाग थे जो बाद में अलग होकर नए स्थलखंड बनाने में सफल हो सके। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में इन्हीं 3 तर्कों और कुछ तर्क और भी हैं, तो बेसिकली इन 3 तर्कों के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया कि एक कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में पैंजिया नामक एक स्थलखंड था जो पैंथालासा से चारों तरफ से घिरा हुआ था, और बाद में उसमें विखंडन हुआ। कार्बोनिफेरस युग के अंत में आकर उसमें जो है विखंडन हुआ और 2 स्थलखंड बने। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। 2 स्थलखंड यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। और जुरासिक युग में आकर उस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन होना प्रारंभ हुआ, और अंगारा लैंड से उत्तर में जो है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट बने। और नीचे जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो उससे जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से निकलकर धीरे धीरे जाकर यूरेशिया महाद्वीप में टकरा गया और उससे जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। इन सब विषयों में को हम लोग जो है हिमालय की उत्पत्ति के टॉपिक में विस्तार से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लेते हैं। अच्छा, पैंजिया के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया कि पैंजिया का जो है विखंडन हो गया, तो यह स्थलस्वरूप, नए स्थलस्वरूप जो है निकलकर सामने आए। लेकिन पैंथालासा का क्या हुआ? जो है एक बड़ा सा जलमंडल था जिसको पैंथालासा नाम दिया गया था, वह क्या हुआ? तो उसी पैंथालासा का आज विकृत स्वरूप, यानी कि बदला हुआ स्वरूप, विकृत न करके बदला हुआ स्वरूप हम लोग प्रशांत महासागर के रूप में देखते हैं।
उसी पैंथलासा का बदला हुआ स्वरूप आज हम लोग प्रशांत महासागर के रूप में देखते हैं। प्रशांत महासागर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, जो क्या है, उसी पैंथलासा का वर्तमान स्वरूप है। पैंजिया के विखंडन के बाद जो बड़ा जलमंडल बचा, छोटे छोटे कई जलमंडल बने, लेकिन जो सबसे बड़ा जलमंडल बचा उसी को हम लोगों ने प्रशांत महासागर नाम दिया है। इसको पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने जाना कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। अगली वीडियो में फिर हम लोग सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, इन सब को जानते हुए फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।